पूरे मुल्क में माइक नामी एक बच्चा एक सरकारी यतीम खाने में रहता था। यतीम खाने की नाज़मा मोहतरमा जूली एक जालिम और संगदिल खातून थी। सारे बच्चे कतार में खड़े हो जाएं। अगर किसी ने शोर किया या खाना हासिल करने की जल्दी की तो इस चम्मच से ही मारूंगी। जूली यतीम खाने में रहने वाले बच्चों और बच्चियों को सिर्फ एक चम्मच दाल और 2 अदद रोटियां देती थी। खौफ की वजह से कोई भी ज्यादा दाल या रोटी मांगने की गुस्ताखी नहीं करता था। एक रोज जब माइक अपनी दाल की प्याली लेकर अपनी मेज पर जा रहा था तो प्याली उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सारी दाल जमीन पर बिखर गई। माइक खाली प्याली लेकर दोबारा जूली के पास पहुंचा। खाला जान, मेरी दाल गिर गई, मेहरबानी करके मुझे दोबारा दाल दे दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने दाल गिराकर बर्बाद कर दी और फिर से दाल मांगने आ गए। तुमको किसी भी हालत में दाल नहीं मिलेगी, लेकिन फर्श गंदा करने की सजा जरूर मिलेगी। रात में जब खौफनाक हवाएं चल रही थी और बर्फ गिर रही थी तो नाज़मा जूली ने माइक को यतीम खाने के बाहर खुले में छोड़ दिया। एक रात जब ठंड में कांपोगे तो दाल गिराना भूल जाओगे। इतना बोलते हुए जूली ने दरवाजा बंद कर दिया। माइक खौफनाक सर्दी से कांपने लगा। जब अनाथालय में माइक की दोस्त मारिया ने खिड़की से देखा कि माइक को बाहर खड़े होने की सजा दी गई है तो वो खामोशी से एक कंबल माइक को देने यतीम खाने से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, यतीम खाने की नाज़मा जूली ने उसे देख लिया। अच्छा, तो तुम बहुत रहमदिल और सखावत पसंद बन रही हो। अंदर चलो, अब से 3 दिन तक तुम्हें खाना नसीब नहीं होगा। बेचारी मारिया माइक की कोई मदद नहीं कर सकी। माइक सड़क पर भटकते हुए इधर उधर चहलकदमी करता रहा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कुत्ता कुछ खींच रहा है। माइक ने कुत्ते को हटाकर एक पत्थर से जमीन को थोड़ा खोदा तो उसे जमीन की गहराई में एक रजाई मिल गई। इससे काम हो जाना चाहिए। माइक एक पुल के नीचे रजाई ओढ़कर सो गया और कुत्ते को भी खुद की रजाई में सुला लिया। माइक को गर्म रजाई में बेहतरीन नींद आई। सुबह जब वो जगा तो नाज़मा जूली उसके सामने खड़ी थी। बहुत आराम फरमा लिया, चलो यतीम खाने में चलो। जूली ने माइक से उसकी रजाई छीन ली। रजाई तो बहुत लाजवाब है, ये इस नामखूल को कहां से मिल गई? उस रात नाज़मा माइक की रजाई खुद ओढ़कर सो गई। उसे एक ख्वाब आया कि कुत्ते ने उसकी टांग में काट लिया है। जूली की आंख खुल गई। कितना वाहियात ख्वाब था। या अल्लाह, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जूली जैसे ही कमरे के बाहर गई, एक कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास आया और जूली के पाँव में काट लिया। जूली को डॉक्टर के पास जाकर सुई लगवानी पड़ी। एक तो इतना वाहियात ख्वाब आया और हद तो ये है कि वो सच हो गया। जूली अगली रात फिर वही रजाई ओढ़कर सोई। उसे ख्वाब आया कि वो पहले माले के जीने से नीचे गिर गई है। जूली की आंख खुल गई। आज मैं फिर देरी से सोकर उठी हूँ और मैंने फिर एक वाहियात ख्वाब देखा है। जूली उस दिन बहुत से जीने चढ़ी और उतरी, लेकिन शाम को जब वो पहले माले पर किताबों को साफ कर रही थी तो नीचे उसकी बहुत पुरानी दोस्त मिलने आ गई। जूली खुशी खुशी नीचे उतरी और जीने से उसका पाँव फिसल गया। इस बार जूली की पेशानी पर चोट आई। जूली की दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तुम्हारे पाँव में भी पट्टी बंधी है और अब सर पर भी, क्या बात है? पता नहीं, पिछले 2 दिन में 2 वाहियात ख्वाब आए और दोनों ही कबूल हो गए। पिछले 2 दिन में? अब याद करो कि क्या तुमने नया काम किया है। नया काम? नया काम तो नहीं किया। हाँ, याद आया, मैंने एक रजाई ओढ़ना शुरू किया है जिसे मैंने यतीम खाने के एक लड़के से छीना था। आज उस रजाई को तुम मुझे दे देना, मैं ओढ़कर देखती हूँ।
जूली की दोस्त ने वो रजाई ओढ़ी। उसने ख्वाब देखा कि उसकी नाक सूजकर मोटी हो गई है। अगले रोज जब वो नाश्ते के लिए जा रही थी तो बाहर से आई एक मक्खी ने उसे नाक पर काट लिया और उसकी नाक सूजकर बिल्कुल वैसी ही मोटी हो गई जैसे उसने ख्वाब में देखा था। इस रजाई को ओढ़कर जो भी ख्वाब आता है वो सच हो जाता है। इस रजाई की वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। जूली ने उस दिन माइक की आम दिनों वाली रजाई छीन ली और उसे वही जादुई रजाई पकड़ा दी। ये पकड़ो अपनी रजाई, अभी इसे ही ओढ़कर सोना। माइक वो रजाई पाकर बेहद खुश हुआ। रात में माइक ने ख्वाब देखा कि यतीम खाने के सारे बच्चे आइसक्रीम और पेस्ट्री खा रहे हैं। माइक की आँख खुल गई। कितना अच्छा ख्वाब था। कितने सालों से हमने आइसक्रीम और पेस्ट्री की शक्ल भी नहीं देखी। काश ये ख्वाब सच हो जाता। उस दिन यतीम खाने में बाहर से एक रईस जोड़ा आया और उसने यतीम खाने के सभी बच्चों को आइसक्रीम और पेस्ट्री खिलाई। ये तो कमाल हो गया। मैंने जो ख्वाब देखा वो सच में सच हो गया। कहीं ये वो रजाई की वजह से तो नहीं हुआ? माइक ने सारी बात अपनी दोस्त मारिया को बताई। ये कैसे मुमकिन है? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये दुरुस्त है तो ठीक है। कल ये रजाई मैं ओढ़कर देखूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं ख्वाब में देखूं कि नाज़मा जूली यतीम खाना छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई रहमदिल और मोहब्बत से भरी हुई नाज़मा आ गई है। नाज़मा जूली पीछे खड़ी होकर माइक और मारिया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों इस रजाई के जरिए ख्वाब देखकर मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो? लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा होने ही नहीं दूंगी। नाज़मा ने माइक से जादुई रजाई छीन ली और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजाई न चाकू से फटी और न कैंची से कटी। या अल्लाह, ये रजाई तो किसी भी जरिए से फट नहीं रही है। चलो इसको मैं कचरे वाले को दे देती हूँ। माइक और मारिया छुपकर नाज़मा की बातें सुन रहे थे। अगले दिन रजाई जूली ने कचरा वाले को दे दी। जब नाज़मा यतीम खाना वापस लौट के गई तो माइक और मारिया छुपकर कचरे वाले के पास आ गए। मारिया ने अपनी पेस्ट्रीज और आइसक्रीम बचा कर रखी थी। उसने कचरे वाले से कहा, सुनिए जनाब, आप ये पेस्ट्रीज और आइसक्रीम ले लीजिए, मगर ये रजाई हमें दे दीजिए, वो आपको नाज़मा देकर गई हैं। कचरे वाले ने उन्हें रजाई दे दी। मारिया, ज्यादातर हमें उस चीज का ख्वाब आता है जो हम सोने से पहले लगातार सोचते हैं। मारिया, तुम्हें सोने से पहले लगातार ये सोचना होगा कि मैनेजर जूली यतीम खाने को छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई रहमदिल नाज़मा आ गई है। मारिया सोने से पहले लगातार यही ख्वाब देखती रही। आखिरकार उसे वही ख्वाब आया कि नाज़मा जूली यतीम खाने से चली गई हैं और उसकी जगह कोई नई नाज़मा आ गई है। अगले दिन यतीम खाने में एक सरकारी मुलाजिम आया। मैनेजर जूली, आपकी मियाद खत्म हो चुकी है, अब आप फारिग हो चुकी हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी 40 बरस की ही हूँ। सरकार ने तौर तरीके में बदलाव किया है, अब आपको फारिग होना ही पड़ेगा। नाज़मा जूली यतीम खाना छोड़कर चली जाती है और जो नई नाज़मा आती है वो बहुत मोहब्बती और रहमदिल थी। इस तरह जादुई रजाई के जरिए यतीम खाने के बच्चों को नई जिंदगी मिल गई। ये है चौबे खानदान। इस परिवार की बुजुर्ग हैं मीरा देवी। उनकी 3 औलादें हैं, नवनीत, सुमित और ललित। तीनों पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और इन तीनों की बीवियां दुर्गा, शोभा और चांदनी। ये तीनों भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। एक ही खानदान में 6 पुलिस वाले। बाप रे बाप। मीरा देवी अक्सर परेशान रहती थी। शोभा, तुम हमारे लिए बटर पनीर बनाओ। हम नहीं बनाने वाले, आपको चाहिए तो खुद ही बना ले। भूलो मत, हम तुम्हारे सीनियर हैं। वो आप हवालात में हैं। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हमारा घर है
और यहाँ हम आपके जूनियर नहीं हैं। तुम यहाँ भी हमारी जूनियर हो। हम तुमसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी। तुम्हें यहाँ भी हमारी बात को मानना ही होगा। पर ये तो गलत है ना, आप पुलिस स्टेशन में भी वही करती हैं और यहाँ भी। दुर्गा हंसते हुए बावर्ची खाने से बाहर चली गई। शोभा ने तो अपना मुंह फुला रखा था। कुछ ही देर बाद बावर्ची खाने में चांदनी आई। चांदनी, आज तुम्हें सबके लिए बटर पनीर बनाना है। लेकिन हमको तो बटर पनीर बनाना ही नहीं आता। क्या नहीं आता? कब सीखोगी? इट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर? पर ये तो घर है, पुलिस स्टेशन नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ भी तुम हमारी जूनियर हो और तुम्हारी 2 जेठानियाँ हैं और तुम्हें हम दोनों का हुक्म मानना ही होगा, समझी? शोभा भी चांदनी को ऑर्डर देकर के निकल गई। बेचारी चांदनी, अब उसे ही पूरे खानदान का खाना बनाना था। मीरा देवी ने ये सब देखा और फिर वो बावर्ची खाने में आई। तू फिक्र मत कर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें सब कुछ बनाना आता है। मीरा देवी और चांदनी ने एक साथ मिलकर बटर पनीर बना दिया। दोपहर में सब लोग दस्तरखान पर बैठे हुए थे। शोभा ने सबको खाना परोसा और नवनीत ने बटर पनीर चखते हुए ही बोला, वाह अम्मी वाह, क्या बटर पनीर बनाया, मजा आ गया। नहीं जेठ जी, आज बटर पनीर चांदनी ने बनाया है। अरे ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। ये जायका तो हमारी अम्मी के हाथों का है। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। पर माँ, आपने क्यों तकलीफ की? हम बना देते ना खाना। उम्मीद तो तुमसे वही थी, पर तुमने अपना काम शोभा को दे दिया क्योंकि वो तुम्हारी जूनियर है, और शोभा ने अपना काम चांदनी को दे दिया क्योंकि वो उसकी जूनियर है। पर बेचारी चांदनी को तो बटर पनीर बनाना आता ही नहीं था, तो क्या पूरे परिवार को भूखा रखती? इसीलिए हमने सारा खाना पकाया। ये सुनकर दुर्गा और शोभा का मुंह लटक गया। अब जो हुआ वो हो चुका, अब चुपचाप खाना खाओ। ये तो रोज का था। मीरा देवी हमेशा अपनी बहुओं को डांटा करती थी, इस उम्मीद से कि वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगी। पर आखिर थी तो तीनों पुलिस वाली ही ना। वो ऑर्डर देने से बाज बिल्कुल नहीं आती थी। फिर एक रोज की बात है, मीरा देवी अपनी तीनों बहुओं के साथ अपने गांव पहुंची, किसी रिश्तेदार की शादी में। यहाँ हमें शर्मिंदा मत करना, किसी को कहने का मौका मत देना कि मीरा देवी की बहुओं को बस ऑर्डर देना आता है। मीरा देवी ने पहले ही अपनी बहुओं को हिदायत दे दी थी कि उन्हें अच्छी बहुओं की तरह रहना है, इसलिए तीनों बहुएं गांव वालों का हाथ बटा रही थीं। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। अरे मीरा, तेरी तीनों बहुएं पुलिस वाली हैं, फिर भी इन्हें गुरूर नहीं है। वाह वाह वाह, कितने अच्छे से संभाला है तुमने तीनों बहुओं को। मीरा देवी की तीनों बहुएं एक्टिंग कर रही थी, लेकिन कब तक चलता? आखिर उनके बीच तू मैं शुरू हो ही गई। शोभा, तुम मेरी जूनियर हो तो ये सारा काम तुम्हें ही करना है। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, ये गलत है। हाँ, आप भी हमारे साथ यही करती हैं। आप सारा काम हमारे हवाले कर देती हैं और आप दोनों आराम करती हैं। ये तो नाइंसाफी है। इन तीनों की गुफ्तगू आसपास गांव वाले सुन रहे थे और सब मीरा देवी पर हंस रहे थे। लगता है हम लोगों को गलतफहमी हुई थी। मीरा की बहुएं तो पक्की पुलिस वालियां हैं। मीरा देवी का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें क्या, इसलिए वो मुंह लटकाकर वहां से चली गईं। कुछ देर के बाद दुर्गा, शोभा, चांदनी को उनकी अपनी गलती समझ में आ गई। हमें अम्मी जान से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हमारी वजह से उनकी बेइज्जती हुई, पर अम्मी जान तो यहाँ है ही नहीं। वो बेचारी उदास होकर यहाँ से चली गई। यहीं होंगी, चलो ढूंढते हैं। रात के लगभग 8 बजे थे। तीनों बहुएं अपनी सास को ढूंढ रही थीं। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। वो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थीं। एक काम करते हैं, हम तीनों मुख्तलिफ सिब्दों में अम्मी जान को ढूंढते हैं। तीनों को ये बात ठीक लगी
और तीनों अलग अलग जाकर सांस को ढूंढने लग गईं। चांदी एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई। वहां एक फकीर बैठा था। आपने यहाँ किसी औरत को देखा क्या? 50 साल की उम्र होगी। कुछ देर पहले एक औरत यहाँ से गुजरी तो थी। उस औरत ने बहुत जेवर पहन रखा था और उसके पीछे 3-4 बदमाश जैसे दिखने वाले लोग लगे थे। इस तरफ गई हैं। चांदनी को यह बात मालूम होते उसने अपने दोनों जेठानियों को फोन करके इस बात से रूबरू कर दिया और फिर तीनों एक साथ मिलकर उसकी तरफ जाने लगी। आगे उन्हें एक सुनसान गोदाम दिखा। गोदाम के अंदर रोशनी थी। यहाँ कोई जरूर रहता होगा, चलो अंदर देखते हैं। गोदाम के अंदर उन्हें 3-4 बदमाश नजर आए जिनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने मीरा देवी को कुर्सी से बांध रखा था। अम्मी जान! अरे वाह 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 इन तीनों के जेवर तो देखो। आज ये तीनों मोहतरमा हमको अमीर बना करके ही छोड़ेंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है उस्ताद, वाह। पर जैसे ही उनमें से एक ने चांदनी के गले में हाथ डालने की कोशिश की, दुर्गा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच करके जमीन पर पटक दिया। ये देखकर दोनों गुंडों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। चांदनी, शोभा और दुर्गा तीनों ने मिलकर गुंडों की ठीक से पिटाई की और एक पल में ही वो तीनों गुंडे दुम दबा करके भाग निकले। शोभा ने मीरा देवी की रस्सी खोल दी। आप ठीक तो है अम्मी जान? तुम तीनों के होते हुए हमें क्या हो सकता है? भले ही तुम लोग आपस में झगड़ती रहती हो, एक दूसरे को हुक्म देती रहती हो, पर जब तुम तीनों मिलकर गुंडों से लड़ती हो तो उनकी खैर नहीं। मुझे तुम तीनों पर फख्र है कि मेरी तीनों बहुएं पुलिस वाली हैं। ऐसी पुलिस वालियां जिनके रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीरा देवी अपने रिश्तेदारों के घर लौट आईं और उन्होंने अपने बहुओं की बहुत ही तारीफ की। सभी लोग बहुत ही हैरान और परेशान थे। अम्मी जान, आपने सही कहा था। मेरी तीनों बहुएं पुलिस वालियां हैं। ड्यूटी पर रहकर लोगों को महफूज रखती हैं और ऑफ ड्यूटी मुझे। तुम तो बहुत नसीब वाली हो मीरा। मीरा देवी बहुत खुश थीं और अब उन्हें अपनी बहुओं से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो तीनों जैसी हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं।